नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेतन सीमा में संशोधन, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 10,000 रुपए की मंथली पेंशन मिलेगी। इसके लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ने बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। तो बड़े अपडेट के साथ हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आपको 10,000 रुपए की पेंशन मंथली कैसे मिलने वाली है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं बात करेंगे लाखों पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा, पेंशन भोगियों को इस महीने मिलेगा एरियर। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स को एरियर का तोहफा इसी महीने मिलेगा 50% आप सभी को पेंशन का हिस्सा। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तरह है ईपीएस 95 पेंशन की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रम मंत्री को 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की लिखी गई है बड़ी चिट्ठी। तो आखिरकार न्यूनतम पेंशन 7,500 को लेकर क्या चिट्ठी लिखी गई, इसके बारे में बात करेंगे। और अंत में बात करने वाले हैं एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 को लेकर ईपीएस 95 पेंशन की यहाँ पर जो है कैलकुलेशन को लेकर नई बात सामने आई है। आखिरकार फॉर्मूला कैसे होगा, किस आधार पर आप सभी के लिए गणना की जाएगी, इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर आई है। तो इसके बारे में भी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो को अगर आप पेंशन धारक हैं तो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप पेंशन धारक नहीं है तो दोस्तों वीडियो को अभी छोड़कर चले जाइएगा। अगर आप पेंशन धारक हैं और वीडियो को आगे पीछे करके देखते हैं तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए वीडियो को आप लाइक करना छोड़ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, लेकिन वीडियो आप ध्यान से देखिए तो ही दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेतन सीमा में संशोधन को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 10,000 रुपए की मंथली पेंशन किस तरह देखने को मिलेगी, इसको लेकर पूरी डिटेल के साथ चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी में एकीकृत पेंशन योजना के माध्यम से जरूरी पेंशन सुधारों के बाद अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी निकलकर आ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत प्रोविडेंट फंड और पेंशन कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन के लिए वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव हाल फिलहाल में दिया गया है। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय जल्द ही दोस्तों श्रम मंत्रालय से मिले प्रस्ताव पर निर्णय ले सकता है, क्योंकि श्रम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव में वेतन सीमा को मौजूद 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की डिमांड कर डाली है। तो चलिए हम सभी को बताते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की नए संशोधन में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को क्या क्या लाभ यहां पर जो है मिलने वाले हैं। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि प्रस्तावित ईपीएस अंशदान की वेतन सीमा बढ़ाने का यह पर प्रस्ताव आप सभी के लिए भेजा गया। वित्त मंत्रालय जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लेने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा मैनेज किया जाने वाला कर्मचारी पेंशन योजना 1 सितंबर 2014 से पेंशन के कैलकुलेशन के लिए वेतन सीमा जो है वो 15,000 रुपए है। लेकिन प्रस्तावित बढ़ोतरी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को बहुत जरूर राहत और बेहतर लाभ दे सकती है। अगर वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए की मंजूरी मिल जाती है तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की पेंशन और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान पर कई बड़े प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाले हैं। कर्मचारी पेंशन योजना की गणना के लिए एक खास फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। यह फॉर्मूला औसत सैलरी गुणा पेंशनेबल सर्विस भाग 70 होता है। तो आप सभी को बता दें कि औसत सैलरी का मतलब है कर्मचारियों की बेसिक प्लस महंगाई भत्ता होता है। इसके अलावा अधिकतम पेंशनेबल सर्विस 35 साल की होती है, क्योंकि वर्तमान वेतन सीमा 15,000 रुपए की है। अगर इस आंकड़े के साथ गणना करें तो ईपीएस पेंशन 15 गुणा 35 भाग 70 होगा और 7,500 रुपए प्रति महीना आप सभी की पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया जाता है तो कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन 21,000 गुणा 35 भाग 70 किया जाएगा। इस प्रकार 10,050 रुपए प्रति महीना आप सभी की पेंशन हो जाएगी। मतलब कि नए नियमों के बाद हर महीने आप सभी को 2,550 रुपए एक्स्ट्रा मिलने लगेंगे। लेकिन एक खास बात का ध्यान देने लायक है कि नए नियमों के बाद कर्मचारी इन हैंड सैलरी में थोड़ा सी कमी आएगी, क्योंकि वर्तमान के मुकाबले नए नियम लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी पेंशन योजना के लिए अधिक कटौती की जाएगी। इसलिए कर्मचारियों को इन हैंड सैलरी में कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन आने वाले समय में उनकी पेंशन जो है यहाँ पर बढ़ने वाली है। ये बड़ी और इंपोर्टेंट खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।
वहीं दोस्तों लाखों पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा है। पेंशन भोगियों को इस महीने मिल सकता है एरियर। पेंशन को बड़ा तोहफा कैसे मिलेगा और इसी महीने आप सभी को 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर कैसे मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 75 साल के ऊपर की आयु वाले पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। इसी महीने में उन्हें एरियर का 50% मिलने वाला है। यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 अगस्त के दौरान आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यहाँ पर 75 साल के ऊपर पेंशन धारकों को एरियर भुगतान करने की घोषणा की थी। इसी के तहत राज्य सरकार के इन पेंशन धारकों को एरियर देने का निर्णय लिया गया, जबकि डीए और डीआर को लेकर अन्य कर्मचारियों की मांगे अभी भी जारी है। बुधवार को वित्त विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया कि 1 जनवरी 2016 से पेंशन और फैमिली पेंशन पर संशोधन एरियर दिया जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर के दौरान यहां पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में एरियर की घोषणा आप सभी के लिए कर डाली है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी और इंपोर्टेंट खबर की बात करें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तरह ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री यहां पर जो है श्रम मंत्री को 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की बड़ी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में पेंशन भोगियों ने पीएमओ और श्रम मंत्रालय को पत्र भेजा है। ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से की गई है। महाराष्ट्र के पुणे में पेंशन भोगियों ने पीएमओ और श्रम मंत्रालय को चिट्ठी भेजी है। यह पत्र जिला प्रशासन और ईपीएफओ के अधिकारियों को सौंपा गया है, जिसके माध्यम से पीएमओ और मंत्रालय तक पेंशन भोगियों की आवाज जो है वो पहुंचने वाली है। यहाँ पर जो है पीएम को लिखे पत्र में कहा गया कि यहाँ पर जो है डॉक्टर टीवी सोमनाथन वित्त सचिव भारत सरकार की सिफारिश के आधार पर 24/8/2024 को केंद्रीय कैबिनेट में एकीकृत पेंशन योजना की विशेषताओं के अनुरूप ईपीएस 95 के तहत पेंशन वृद्धि की मंजूरी दी जानी चाहिए। एनएससी ईपीएस 95 के व्यक्तिगत बातचीत और ढेरों सारे पत्राचार के माध्यम से बार बार अवगत कराया गया है। डॉक्टर टीवी सोमनाथन की वित्त सचिव के साथ द्विपक्षीय बातचीत आयोजित की गई। टीवी सोमनाथन चर्चा के दौरान जानकारी की सराहना करते हुए प्रसन्नता की। यह जानकारी वित्त सचिव के पास में रिकॉर्ड की गई है। न्यूनतम पेंशन तभी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन हमारा प्रयास और अपेक्षा व्यर्थ रही है। बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जेब आज भी खाली है और यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो दोस्तों ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के प्रतिनिधित्व के रूप में जीवन रक्षा के ज्वलंत मुद्दों को उनके यहाँ पर जो है आपकी श्रम मंत्री और केंद्रीय ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष उठाने के लिए समय समय पर प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि पेंशन में 7,500 रुपए प्लस डीए और चिकित्सा लाभ आदि वृद्धि की मांग जो है मुद्दा पूरी तरीके से वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जीवन से संबंधित है। प्रधानमंत्री द्वारा 24 अगस्त 2024 को यहाँ पर जो है यूपीएस की घोषणा शुरू करने की सकारात्मक कदमों का विचार किया जा रहा है। योजना सम्मान पूर्वक जीवन जीने में हमारी उम्मीदें जाग उठी है। अनुरोध है कि कृपया इस समस्या का सहानुभूति पूर्वक और यथाशीघ्र समाधान करें। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आ रही है। वहीं दोस्तों एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन योजना कैलकुलेशन को लेकर बड़ी बात है। ऐसे हो फॉर्मूला। जी हां दोस्तों, नए फॉर्मूले को लेकर हम सभी के लिए बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि पेंशन योजना में हो रहे भेदभाव को खत्म कर दिया जाना चाहिए। आखिरकार पेंशन योजना में भेदभाव क्यों हो रहा है? सभी पेंशन धारकों को पेंशन योजनाओं में सरकार द्वारा सम्मान होनी चाहिए, यानी कि सम्मान पेंशन सभी को मिलनी चाहिए। आखिरकार भेदभाव क्यों हो रहा है? वही दूसरा पॉइंट था कि नए पेंशन भोगियों के लिए मुद्रास्फीति वेतन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा को बढ़ाना चाहिए। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पर जो है 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए की वेतन सीमा होनी चाहिए। साथ ही साथ पेंशन अंशदान को 8.33% की बजाय वेतन के 10% तक किया जाना चाहिए, यानी कि अंशदान को बढ़ाना चाहिए। और अंत में बात की गई है कि सरकारी अंशदान में पेंशन योग्य वेतन का 1.16% से बढ़ाकर 2% सरकार को जो है करना चाहिए, यानी कि पेंशन की अंदर स्कीम के अंदर जो कंट्रीब्यूशन सरकार दे रही है उस कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ा देना चाहिए। ये इंपोर्टेंट खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही है।